हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बताता चलूं, आप लोगों के लिए ये जो न्यू सीरीज मैं लेकर आया हूं ये भी बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है और आप लोगों को इसे देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। और हाँ, इस सीरीज का फर्स्ट सीजन मुकम्मल रिलीज हो चुका है और इसीलिए हम 4 से 5 वीडियोज में इसके फर्स्ट सीजन को कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल डंजन को दिखाया जाता है और हम वहाँ पर डीमन किंग के कैसल को और हम देखते हैं कि डीमन किंग की बहुत ही बड़ी आर्मी आज यहाँ पर मौजूद है। लेकिन इसी के साथ उस आर्मी के दरमियान में से कोई पर्सन चलता हुआ आ रहा होता है और इसी के साथ वो पर्सन बोल रहा होता है, यहाँ पर सभी लोगों में तुम ही काफी ज्यादा एटीट्यूड के साथ बैठे हुए हो और तुम इन सब में बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो, तो क्या इसका मतलब ये है कि तुम ही डीमन किंग हो? और हम देखते हैं कि सामने एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर बैठा हुआ होता है जो कि असलियत में डीमन किंग है। और इसी के साथ डीमन किंग बोलता है, हजारों सालों में आज तुम पहले पर्सन हो जो मुझ तक पहुंच पाया है, लेकिन तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम मुझे मार पाओगे? और क्या तुम्हें ये लगता है कि तुम मेरी इतनी बड़ी आर्मी को हरा सकते हो? तो ये सिर्फ तुम्हारी भूल है। और इसी वक्त डीमन किंग की आर्मी उस पर्सन के ऊपर अटैक कर देती है, जिसके बाद हमें हमारे हीरो को दिखाया जाता है जिसका नाम ली है। और हम देखते हैं कि ली ने अपनी मैजिक को एक्टिवेट कर दिया होता है और उसी के साथ वो बोलता है, ये तो तुम्हें फाइट करने के बाद ही पता चलेगा कि आज मैं तुम्हें मार पाऊंगा या नहीं। और हम देखते हैं कि ली बहुत ही तेजी के साथ भागना स्टार्ट कर देता है और इसी वक्त ली अपनी इन्वेंट्री में से 2 गन्स निकालता है और हम देखते हैं कि वो दौड़ते हुए बहुत ही तेजी के साथ डीमन किंग की आर्मी की तरफ जा रहा होता है और इसी वक्त वो एक बहुत ही ऊंची जंप लगाता है उन मॉन्स्टर्स को शूट करना स्टार्ट कर देता है। और हम देखते हैं कि ली की गन्स में से निकलने वाली बुलेट्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है और वो एक ही बार में काफी ज्यादा मॉन्स्टर्स को मार डालती है। लेकिन ली यहीं पर नहीं रुकता और वो बहुत ही ज्यादा मॉन्स्टर्स को मारे ही जा रहा होता है और ये देखकर उन मॉन्स्टर्स को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि ली बहुत ही तेजी के साथ भागता हुआ उन मॉन्स्टर्स के दरमियान में ही आ जाता है और हम देखते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा स्टाइल में उन तमाम मॉन्स्टर्स को मार रहा होता है और वो किसी भी मॉन्स्टर को अटैक करने का मौका नहीं दे रहा होता। और हम देखते हैं कि उसने कुछ ही देर में वहां पर बहुत ही ज्यादा मॉन्स्टर्स को मार डाला होता है। लेकिन इसी वक्त एक मॉन्स्टर ली के पीछे से उसके ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करता है और उसे लग रहा होता है कि उसने ली को यहीं पर मार डाला है। लेकिन हम देखते हैं कि ली तो वहां पर होता ही नहीं है और ये देखकर वो मॉन्स्टर भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। लेकिन उसी वक्त वहां पर उड़ते हुए धुएं में से ली का हाथ बाहर आता है और वो उस मॉन्स्टर के सर पर शूट कर देता है और हम देखते हैं कि ली ने वहां पर डीमन किंग की पूरी आर्मी को खत्म कर दिया होता है। और ये देखकर डीमन किंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और इसी वक्त वो अपनी सीट से खड़ा हो जाता है और ये देखकर ली बोलता है, मैं तब से तुम्हारा ही वेट कर रहा था, क्या तुम बस ये चाहते थे कि मैं तुम्हारी आर्मी को मार डालूं, उसके बाद तुम मुझसे फाइट करोगे? लेकिन हम देखते हैं कि डीमन किंग अपने पास से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल वेपन निकालता है और इसी के साथ वो उसे एक्टिवेट कर देता है और इसी वक्त डीमन किंग ली के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करता है। और ये देखकर ली बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है, ये डीमन किंग तो बहुत ही ज्यादा फास्ट है और इसका अटैक तो बहुत ही तेजी के साथ मेरी तरफ आ रहा है, अगर मैंने इसे डॉच नहीं किया तो ये मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। और हम देखते हैं कि ली ने इस अटैक को डॉच कर दिया होता है। लेकिन ये स्लैश जैसे ही जाकर माउंटेन के साथ लगी होती है, हम देखते हैं कि वहां पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल धमाका होता है, जिसे देखकर ली बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है, तुम्हारा ये अटैक तो बहुत ही ज्यादा डेंजरस था, वो तो अच्छा हुआ कि मैंने इसे टाइम पर डॉच कर दिया। लेकिन इसी वक्त वो डीमन किंग ली के बहुत ही ज्यादा करीब आ गया होता है, जिसे देखकर ली काफी ज्यादा घबरा जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो डीमन किंग ली के ऊपर एक बहुत ही जोरदार अटैक करता है, लेकिन ली ने अपनी गन्स का यूज करके खुद को इस अटैक से बचा लिया होता है और ली काफी ज्यादा पीछे हो गया होता है। लेकिन इसी वक्त डीमन किंग ली के ऊपर एक बार फिर से अटैक कर देता है, लेकिन ली ने बहुत ही तेजी के साथ इस अटैक को डॉच कर लिया होता है, जिसके बाद ली अपनी गन से डीमन किंग के ऊपर शूट करता है। लेकिन हम देखते हैं कि डीमन किंग की शील्ड बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है और ली की बुलेट्स डीमन किंग का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रही होती। लेकिन इसी के साथ डीमन किंग भी ली के ऊपर अटैक कर रहा होता है, जिसे ली बहुत ही मुश्किल के साथ डॉच कर रहा होता है। लेकिन इसी के साथ वो डीमन किंग के ऊपर बुलेट्स भी शूट कर रहा होता है, लेकिन डीमन किंग को ली की बुलेट्स से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता, क्योंकि डीमन किंग की शील्ड बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है। और ये देखकर डीमन किंग बोल रहा होता है, तुम्हारी ऐसी हालत को देखकर तो मुझे तुम्हारे ऊपर हंसी आने लगी है। जिसके बाद डीमन किंग अपनी पावर से वहां पर काफी ज्यादा अटैक्स रेडी कर लेता है और इसी वक्त वो ली के ऊपर अटैक कर देता है। और हम देखते हैं कि डीमन किंग के ये अटैक बहुत ही तेजी के साथ ली की तरफ जा रहे होते हैं और हम देखते हैं कि ली को इन अटैक्स को डॉच करने में बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रही होती है। लेकिन इसी वक्त एक अटैक सीधा जाकर ली को लग जाता है, जिसकी वजह से ली के हाथ में से उसकी गन्स भी गिर गई होती हैं। जिसके बाद डीमन किंग ली से बोलता है, तुम सच में बहुत ही बड़े बेवकूफ हो, तुम्हें क्या लगा था अगर तुमने मेरी आर्मी को हरा दिया है तो क्या तुम मुझे भी हरा सकते हो? लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि ली ने वहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल मैजिक को एक्टिवेट कर दिया होता है और इसी वक्त हम देखते हैं कि ली उस मैजिक में से एक बहुत
बहुत ही ज्यादा पावरफुल गन को निकाल रहा होता है और इसी के साथ वो बोलता है, भले मैं अभी तक तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहा था, लेकिन अब मैं तुम्हारी खोपड़ी ही उड़ा दूंगा। और हम देखते हैं कि ली ने अपनी गन को डेमन किंग की तरफ पॉइंट कर लिया होता है और इसी वक्त ली अपनी एक स्किल मूनलाइट बुलेट को एक्टिवेट करता है और वो उस डेमन किंग के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर देता है। और हम देखते हैं कि ये अटैक जैसे ही जाकर डेमन किंग को लगा होता है, उसकी शील्ड में काफी ज्यादा क्रैक्स आगे होते हैं, जिसे देखकर डेमन किंग को भी समझ आ गई होती है कि अगर उसने ली को यहीं पर नहीं मारा तो ली उसे जान से मार डालेगा। और हम देखते हैं कि डेमन किंग बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गया होता है और वो चिल्लाते हुए ली से बोलता है, मुझे लगा था कि तुम मेरे हाथों से आराम से मारे जाओगे, लेकिन अब मैं तुम्हें एक बहुत ही ज्यादा दर्दनाक मौत देने वाला हूँ। और हम देखते हैं कि वो ली के ऊपर अपनी ब्लैक पावर्स के जरिए अटैक कर देता है कि वहां पर जितनी भी डार्क एनर्जी होती है उसने जाकर ली के ऊपर अटैक कर दिया होता है और ली अब अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा होता। और ये देखकर ली सोच रहा होता है, डेमन किंग का ये अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और मैं अपनी बॉडी को मूव भी नहीं कर पा रहा हूँ। अगर ऐसा ही रहा तो डेमन किंग मुझे मार डालेगा। इससे पहले कि ये मुझे मारे, मुझे डेमन किंग के सर पर बने हुए क्रिस्टल को डिस्ट्रॉय करना होगा। और हम देखते हैं कि वो डेमन किंग के ऊपर बुलेट्स शूट करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से डेमन किंग की शील्ड के अंदर काफी ज्यादा क्रैक्स आ रहे होते हैं। और इसी के साथ ली अपनी काफी ज्यादा माना को अपनी गन के अंदर फोकस करता है और इसी के साथ वो अपनी स्किल एक्सेलरेशन को एक्टिवेट कर देता है और इसी वक्त वो डेमन किंग के ऊपर एक ही बार में 5 बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक्स करता है। और हम देखते हैं ये बुलेट्स जैसे ही डेमन किंग को जाकर लगती हैं, उसकी शील्ड टूट गई होती है और ये देखकर ली सोच रहा होता है, यही मेरे लिए एक बहुत ही ज्यादा अच्छा मौका है और मुझे इसे यूज करना होगा। और हम देखते हैं कि ली एक बार फिर से डेमन किंग के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करता है और हम देखते हैं कि ये बुलेट जाकर सीधी ही डेमन किंग के सर पर लगती है, जिसकी वजह से डेमन किंग को बहुत ही ज्यादा पेन हो रही होती है और वो काफी ज्यादा चिल्ला रहा होता है। और हम देखते हैं कि ली अब डेमन किंग की डार्क पावर से आजाद हो गया होता है और वो बहुत ही तेजी के साथ जाकर अपनी स्मॉल गन्स को पकड़ लेता है। और इसी वक्त ली जंप लगाकर डेमन किंग के ही ऊपर आ गया होता है और वो बोलता है, डेमन किंग भले आज तक तुम्हें कोई भी नहीं हरा पाया था, लेकिन सच में तुमसे फाइट करने में मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आया और अब तुम्हें मेरे हाथों से मरना होगा। और ये देखकर डेमन किंग बोल रहा होता है, इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। और इसी वक्त ली शूट करके डेमन किंग के सर को ही उड़ा देता है और हम देखते हैं कि ली वहां पर काफी ज्यादा स्टाइल में खड़ा हो गया होता है और इसी के साथ सिस्टम की तरफ से बताया जाता है, आपने इस गेम को क्लियर कर दिया है और आप फर्स्ट पर्सन है जिसने इस गेम को कंप्लीट किया है। और हमें पता चलता है कि असलियत में कोई पर्सन इस गेम को खेल रहा होता है जिसने आज इस गेम को क्लियर कर दिया है। और इसी के साथ वो पर्सन बोल रहा होता है, मैंने जिस वॉरियर को चूज किया था, मैंने इसकी स्टैट्स को बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से इम्प्रूव किया था और बहुत ही आसानी से मैं इसे बहुत ही हाई लेवल पर ले गया और मैं पहला पर्सन हूँ जिसने डेमन किंग को किल किया है। लेकिन इसी के साथ वो पर्सन बोल रहा होता है, मैं काफी टाइम से इसी कैरेक्टर को यूज कर रहा हूँ, शायद अब मुझे एक न्यू कैरेक्टर तैयार करना चाहिए और कैसा रहे अगर मैं अपने लिए एक मैजिशियन चूज करूं। जिसके बाद वो पर्सन हमें बता रहा होता है, असलियत में मेरे पास एक स्पेशल प्रोग्राम है जिसके जरिए मैं किसी भी गेम में अपने लिए अपने मुताबिक एक स्पेशल कैरेक्टर तैयार कर सकता हूं। लेकिन मुझे भी याद नहीं कि आखिर ये मुझे प्रोग्राम मिला कैसे था, लेकिन फिर भी ये काफी ज्यादा काम का है क्योंकि इसके जरिए मैं अपने कैरेक्टर के स्टैट्स को अपने मुताबिक डिसाइड कर सकता हूँ। और हम देखते हैं कि वो एक न्यू मैजिशियन के कैरेक्टर को तैयार करना स्टार्ट कर देता है और इसी के साथ वो पर्सन सोच रहा होता है, एक मैजिशियन के लिए सबसे ज्यादा खास चीजें ये होती है कि उसका मैजिक सबसे ज्यादा रेयर होना चाहिए और इसके स्टैट्स काफी ज्यादा हाई लेवल के होनी चाहिए। और इसी के साथ वो सोच रहा होता है, अगर मैं इसके स्टैट्स को बहुत ही ज्यादा हाई लेवल का बनाता हूँ तो इस कैरेक्टर के ऊपर काफी ज्यादा पेनाल्टीज भी लग जाएंगी, लेकिन क्या ही फर्क पड़ता है क्योंकि ये तो सिर्फ एक गेम है। और हम देखते हैं कि उस पर्सन ने इस कैरेक्टर को रेडी कर लिया होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि ये कैरेक्टर काफी ज्यादा वीक बना होता है। और इसी के साथ वो पर्सन सोच रहा होता है, मैंने इसकी स्किल्स को बहुत ही ज्यादा हाई लेवल का बनाया है, जिसकी वजह से इस कैरेक्टर के ऊपर काफी ज्यादा पेनाल्टीज लग गई है और ये काफी ज्यादा कमजोर कैरेक्टर बन चुका है। जिसके बाद वो पर्सन सोचता है, कैरेक्टर तो मैंने बना लिया और अब शायद मुझे थोड़ी रेस्ट कर लेनी चाहिए। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई पर्सन चिल्ला रहा होता है, बेवकूफ ली, क्या तुम भूल गए हो, तुम्हें काम भी करना है, चलो जल्दी करो और खड़े हो जाओ। और इसी के साथ हम देखते हैं कि हमारे हीरो की आंख खुल जाती है और हमें पता चलता है कि हमारा हीरो जिसने अपने लिए एक मैजिशियन के कैरेक्टर को रेडी किया था वो इस कैरेक्टर के अंदर ही रीइंकार्नेट हो चुका है। और इसी के साथ हमें हमारा हीरो बता रहा होता है, जब मैं रात के वक्त सोने वाला था तो अचानक से मुझे हार्ट अटैक आ गया था और शायद उसी वक्त मेरी डेथ हो गई थी, लेकिन उसी वक्त मेरे कानों में लोडिंग की आवाज आना स्टार्ट हो गई और मुझे बताया गया आपके कैरेक्टर को मुकम्मल तौर पर रेडी कर दिया गया है। उस वक्त तो मुझे समझ नहीं आई थी कि आखिर ये मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन अब मैं सब चीजें समझ चुका हूँ। और हम देखते हैं कि कोई पर्सन ली को उसके गिरबान से पकड़ लेता है और इसी के साथ वो पर्सन बोल रहा होता है, बेवकूफ कहीं के, क्या तुम मुझे इग्नोर करने की
कोशिश कर रहा है। आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की। और इसी वक्त वो पर्सन ली को एक बहुत ही जोरदार पंच मारता है और वो ली को उसके बिस्तर से नीचे फेंक देता है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर और भी काफी ज्यादा लोग मौजूद होते हैं। और इसी के साथ हमारा हीरो सोच रहा होता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो वीक कैरेक्टर जिसे सिर्फ मैंने गेम खेलने के लिए बनाया है, मैं उसी के अंदर फंस जाऊंगा। जिसके बाद वो पर्सन ली के ऊपर चिल्लाना स्टार्ट कर देता है और वो बोल रहा होता है, बेवकूफ कचरे कहीं के, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा ऑर्डर ना मानने की। क्या मैंने तुम्हें बोला नहीं था कि तुम सब लोगों को टाइम पर उठना है और तुम सब टाइम से ही अपने काम को स्टार्ट कर दोगे? तो आखिर तुमने मेरे ऑर्डर को क्यों नहीं माना? अब देख क्या रहे हो, चलो जल्दी करो और वर्किंग एरिया में आ जाओ। इसी के साथ वो पर्सन वहाँ से चला जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी और लोग मौजूद होते हैं वो सभी वर्कर्स हैं और वो बोल रहे होते हैं, ये लड़का सच में काफी ज्यादा अनलकी है, आखिर इस जैसा कमजोर पर्सन यहाँ पर सर्वाइव कैसे कर सकता है। और इसी के साथ कोई पर्सन बोलता है, हे वैन, तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? इसके साथ सच में बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक पर्सन खड़ा होता है जिसका नाम असलियत में वैन है और वो शायद इन लोगों का लीडर है। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि वहाँ पर दोबारा से वही पर्सन आ गया होता है और वो चिल्लाकर बोलता है, बेवकूफो, आखिर तुम कर क्या रहे हो? क्या तुम सभी लोग मेरे हाथों से मरना चाहते हो? चलो अब जल्दी करो और सभी लोग अपने काम पर दफा हो जाओ। और हम देखते हैं कि इस पर्सन को दोबारा से यहाँ पर देखकर वह सभी वर्कर्स काफी ज्यादा घबरा गए होते हैं और इसी के साथ वह सभी भागते हुए अपने काम पर चले जाते हैं। और हम देखते हैं कि वैन, जो कि असलियत में इन लोगों का एक खास आदमी है, उससे वो पर्सन बोल रहा होता है, वैन, इस बार की डिलीवरी में हम लोग लेट नहीं हो सकते, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम्हें इन लोगों से वाइपर्स को टाइम पर रेडी करवाना होगा। और ये सुनकर वैन बोल रहा होता है, सर आप फिक्र मत कीजिए, तमाम वाइपर्स टाइम पर रेडी हो जाएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि ली सोच रहा होता है, पता नहीं इस फैक्ट्री में बनता क्या है, लेकिन फिर भी क्योंकि अब मैं सिर्फ यहाँ पर एक वर्कर बनकर रह गया हूँ तो मुझे भी चलकर अब अपना काम करना चाहिए। जिसके बाद हमें वर्किंग एरिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काफी ज्यादा लोग काम कर रहे होते हैं। और इसी के साथ हमें ली की आवाज आ रही होती है जो कि हमें बता रहा होता है, यहाँ पर जितने भी वर्कर्स मौजूद हैं इन सभी को किडनैप करके या फिर किसी इलीगल काम में फंसाकर यहाँ पर लाया गया है और यहाँ पर हम लोग जो काम कर रहे हैं वो बिल्कुल इलीगल है और गवर्नमेंट को इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है। और इसी के साथ हम लोगों को जो भी खाना दिया जाता है वो बहुत ही ज्यादा कम होता है और सच में वो बहुत ही ज्यादा गंदा होता है जिसे खाने का भी मन नहीं कर रहा होता, लेकिन मजबूरी में हमें इसे खाना ही पड़ता है। लेकिन यहाँ के बहुत से वर्कर्स की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है और उनमें से एक वर्कर मैं भी हूँ। और हम देखते हैं कि ली के हाथों में से एक बॉक्स जमीन पर गिर गया होता है और ये देखकर वहाँ का मैनेजर ली के ऊपर बहुत ही ज्यादा चिल्ला रहा होता है और वो ली को गाली देते हुए बोल रहा होता है, कचरे कहीं के, क्या तू एक बॉक्स भी सही से नहीं पकड़ सकता? आखिर तुझ जैसा कचरा यहाँ पर कर क्या रहा है? तुझे तो कब से मर जाना चाहिए था। लेकिन हम ली को देखते हैं जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है और वो काफी ज्यादा खांस रहा होता है। और ये देखकर वो पर्सन वैन से बोल रहा होता है, हे वैन, मुझे लगता है ये गार्बेज कहीं का जल्दी ही मरने वाला है, तो जब ये मर जाए तो इसकी बॉडी को कहीं पर ठिकाने लगा देना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इसकी सड़ी हुई बॉडी को मुझे हाथ लगाना पड़े। तो ये सुनकर वैन भी इसके लिए मान जाता है। और ये सुनकर ली सोच रहा होता है, मुझे इस जगह पर एक वीक से ज्यादा हो चुका है और शायद मैं काफी टाइम पहले ही मर गया होता, लेकिन मैं अभी तक सर्वाइव इसलिए कर पाया हूँ क्योंकि जिस कैरेक्टर में इस वक्त मैं मौजूद हूँ मैंने इसकी विल पावर को बहुत ही ज्यादा इंक्रीज कर दिया था। और इससे वक्त वो पर्सन दोबारा से ली को किक मारते हुए बोलता है, बेवकूफ कहीं के, आखिर देख क्या रहा है, चल जल्दी कर और सामान को उठाकर यहाँ से दफा हो। और हम देख के वो वहाँ पर मौजूद दूसरे वर्कर्स के ऊपर भी चिल्लाता हुआ वहाँ से चला जाता है। और इसी के साथ ली सोच रहा होता है, भले ही मेरे पास एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल मैजिशियन की बॉडी है, लेकिन ये बॉडी बहुत ही ज्यादा वीक है और इस बॉडी के अंदर 1% भी माना नहीं है, जिसकी वजह से मैं किसी भी तरह के मैजिक को यूज नहीं कर सकता। लेकिन इसी के साथ ली देखता है कि उसके पास में एक डोर मौजूद होता है और वो देखता है कि कोई भी पर्सन उसकी तरफ नहीं देख रहा होता। और इसी के साथ ली सोच रहा होता है, ये एक अच्छा मौका है, मुझे अंदर चलकर देखना चाहिए कि आखिर इस फैक्ट्री के अंदर बनाया क्या जा रहा है। और हम देखते हैं कि ली उस कमरे के अंदर आ गया होता है जहाँ पर एक और दरवाजा मौजूद होता है जहाँ से काफी ज्यादा लाइट आ रही होती है। और इसे देखकर ली सोच रहा होता है, मैंने एक हफ्ते से यहाँ पर ऐसी लाइट बिल्कुल भी नहीं देखी है और ये देखने में तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ये सूरज की रोशनी आ रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस रास्ते से मैं इस जगह से बाहर निकल सकता हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि जब ली वहाँ पर जाकर देखता है तो वहाँ पर पहले से ही कुछ लोग मौजूद होते हैं और इसी के साथ कोई पर्सन बोल रहा होता है, ओए क्या तुम जानते हो हम इतने दिनों से यहाँ पर काम कर रहे हैं, लेकिन हमें ये लोग बिल्कुल भी अच्छी ड्रग्स नहीं देते और हमें काफी ज्यादा चीप ड्रग्स दी जा रही है। तुम्हें नहीं लगता हमें कुछ खास टाइप की ड्रग्स भी दी जानी चाहिए? और ये सुनकर वो पर्सन बोल रहा होता है, अपनी बकवास बंद करो, अगर किसी ने इस बारे में सुन लिया तो वो तुम्हें जान से मार डालेंगे। और वैसे भी कुछ दिनों में यहाँ से एक कंसाइनमेंट बाहर जाने वाली है जिसके लिए ये बहुत ही जल्दी से सामान को रेडी कर रहे हैं, क्योंकि शायद ये इस बार एक बड़ी मुकदार में इन वाइपर्स को सिटी में भेजने वाले हैं। लेकिन हम देखते हैं कि ली को इनकी बातें सुनकर कुछ भी समझ नहीं आ रही होती और वह सोच रहा होता है, आखिर ये वाइपर किस तरह की ड्रग है जो ये अपने वर्कर्स को भी देते हैं और मुझे इस बारे में तो मेरे साथ काम कर रहे किसी पर्सन ने भी नहीं बताया। जिसके बाद वह पर्सन
अपने पास से कोई चीज निकालता है और वो बोलता है, ओए क्या तुम जानते हो ये क्या चीज है? तो वो पर्सन बोलता है, ऑफ कोर्स मैं जानता हूँ, यही तो वो बॉडी इनहेंसर है जिसे हम लोग वाइपर कहते हैं, लेकिन ऐसा तो मुझे भी मिला था और मैंने उसे इस्तेमाल भी कर लिया है, लेकिन तुमने अभी इसे इस्तेमाल क्यों नहीं किया? लेकिन ये सुनकर वो पर्सन बोलता है, बेवकूफ, ये वो वाइपर नहीं है जो तुम समझ रहे हो, ये खास वाइपर है जिसके अंदर माना भी मौजूद है। और हम देखते हैं कि ये सुनकर ली बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया होता है और हम देखते हैं कि वो दोनों वर्कर्स ही आपस में बातें कर रहे होते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि ली जब उस लिक्विड की तरफ देख रहा होता है तो अचानक से उसकी कोई पावर एक्टिवेट हो गई होती है और हम देखते हैं कि उस ट्यूब के अंदर से माना निकलकर ली की बॉडी के अंदर एब्सॉर्ब होना स्टार्ट हो जाता है, जिसे देखकर ली भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो सोच रहा होता है, आखिर ये हो क्या रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी पूरी बॉडी में माना फ्लो कर रहा है और मेरी स्ट्रेंथ पहले से इंक्रीज हो गई है। और ये देखकर ली काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और इसी के साथ हम देखते हैं कि ली अपने हाथ को सामने करता है और हम देखते हैं कि ली जिसकी बॉडी इस वक्त माना के साथ ओवरफ्लो हो रही होती है, वो बहुत ही आसानी से अपने माना को कंट्रोल कर पा रहा होता है, जिसकी वजह से ली काफी ज्यादा खुश हो गया होता है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि तमाम वर्कर्स अब सो चुके होते हैं, लेकिन हम ली को देखते हैं जिसने अपनी चद्दर को अपने ऊपर लिया हुआ होता है और हम देखते हैं कि ली असलियत में अपने माना को समझने की कोशिश कर रहा होता है और वह सोच रहा होता है, मेरी बॉडी के अंदर इस वक्त जितना माना मौजूद है मेरे ख्याल से इस जगह से भागने के लिए इतना माना काफी रहेगा। लेकिन असली प्रॉब्लम तो ये है कि यहाँ पर सिक्योरिटी काफी ज्यादा टाइट होती है और अगर मैं भागते हुए पकड़ा गया तो ये लोग मुझे उसी वक्त मार डालेंगे। लेकिन इसी के साथ ली को कुछ याद आता है जहाँ पर हम देखते हैं कि वो उन दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स की बातों को याद कर रहा होता है, जहाँ पर उनमें से एक पर्सन बोल रहा होता है, ओए क्या तुम जानते हो हमारा मैनेजर सभी वर्कर से इतनी जल्दी जल्दी काम क्यों करवा रहा है? तो उसका साथी बोल रहा होता है, हाँ मैं जानता हूँ, क्योंकि 2 दिन बाद मैनेजर के पास कुछ खास लोग आने वाले हैं जिन्हें वो इन वाइपर्स को देने वाला है, जिसके जरिए वो और भी ज्यादा पैसे कमा पाएगा। जिसके बाद कि मैं सोच रहा होता है अगर 2 दिन में इस मैनेजर के पास सच में कुछ लोग आने वाले हैं तो इसका मतलब है कि जिस दिन वो लोग आएंगे उस दिन सिक्योरिटी सबसे ज्यादा लाइट होगी और सभी सिक्योरिटी गार्ड्स का ध्यान उन्हीं लोगों की तरफ होगा। लेकिन मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिसकी वजह से ये लोग कल मुझे काम करने के लिए ना ले जाएं और मुझे अकेला यहीं पर छोड़ जाएं। लेकिन आखिर मैं ऐसा क्या करूं? लेकिन इसी वक्त ली को कोई आइडिया आता है और इसी के साथ हम देखते हैं कि ली अपने माना को एक्टिवेट करते हुए अपनी बॉडी के टेम्परेचर को बहुत ही ज्यादा हाई कर देता है और हम देखते हैं कि ली की हालत अब देखने में काफी ज्यादा खराब लग रही होती है और ली सोच रहा होता है इतने गर्म टेम्परेचर की वजह से इन लोगों को लगेगा कि मुझे बुखार हो गया है, जिसकी वजह से जल्दी ही मेरी डेथ होने वाली है और इसलिए हो सकता है कि ये लोग मुझे यहीं पर छोड़कर चले जाएं। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि वैन उस मैनेजर के लिए वहाँ पर कुछ स्पेशल वाइपर्स को लेकर आया होता है और हम देखते हैं कि वो मैनेजर वैन से काफी ज्यादा खुश होता है और वो बोलता है, वैन तुम सच में मेरी हर बात मानते हो और इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि अब मैं तुम्हें अपने सिक्योरिटी गार्ड्स में शामिल कर लूंगा और अब से तुम्हें इन वर्कर्स के साथ काम नहीं करना पड़ेगा। और हम देखते हैं कि वो मैनेजर उन वाइपर्स में से एक ड्रग को निकाल के वैन को दे देता है और वो बोलता है, ये एक न्यू ड्रग है, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक इनाम है, तुम इसे इस्तेमाल कर सकते हो, इसकी वजह से तुम्हारी हेल्थ पहले से काफी ज्यादा अच्छी हो जाएगी। और ये सुनकर वैन उसका शुक्रिया अदा कर रहा होता है। लेकिन इसी के साथ वो मैनेजर बोलता है, हे वैन, कल यहाँ पर कुछ खास लोग आने वाले हैं जिनके साथ मुझे एक खास मीटिंग करनी है और मैं नहीं चाहता कि किसी भी वर्कर की वजह से उन लोगों के सामने कोई भी तमाशा बने, इसीलिए तुम जाकर ली को जान से मार डालो, क्योंकि वही एक ऐसा पर्सन है जो कि यहाँ पर सबसे ज्यादा वीक है। और ये सुनकर वैन भी इसके लिए मान गया होता है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि सभी वर्कर्स दोबारा से काम के लिए रेडी हो रहे होते हैं और कुछ लोग बोल रहे होते हैं, मेरी बॉडी में तो आज काफी ज्यादा पेन हो रही है, लेकिन क्या करें, अगर काम नहीं किया तो वो मैनेजर हमें बहुत ही ज्यादा मारेगा। लेकिन इसी वक्त कोई पर्सन बोलता है, हे दोस्तों इसे देखो, आखिर इसे क्या हुआ है? और हम देखते हैं कि ये किसी और की नहीं बल्कि ली की ही बात कर रहे होते हैं। तो ये देखकर उनमें से एक पर्सन बोलता है, ये लड़का तो काफी दिनों से बीमार था, मुझे लगता है शायद इसकी बहुत जल्दी ही डेथ होने वाली है। और एक पर्सन बोल रहा होता है, ये लड़का सच में काफी ज्यादा यंग है और शायद इसकी किस्मत बहुत ही ज्यादा बुरी है जो ये इतनी यंग एज में ही मरने वाला है। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि उनमें से एक पर्सन बोल रहा होता है, ओए जब ये मर जाएगा तो इसकी बॉडी को मैं हाथ नहीं लगाने वाला, इसे तुम लोगों को ही फेंक कर आना होगा। तो ये सुनकर उसके साथ खड़ा आदमी बोलता है, अपनी बकवास बंद कर, इसके मरने के बाद इसे तू ही फेंक कर आएगा, क्योंकि मैं इसे हाथ नहीं लगाऊंगा और मैं नहीं चाहता कि इसकी बीमारी मुझे हो जाए। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि वहाँ पर वैन आ गया होता है और वो बोलता है, सब लोग अपने काम पर जाओ, इसे मैं खुद संभाल लूंगा। और वैन की बात सुनने के बाद सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन हम ली को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है, ये सब मेरे प्लान के अंदर तो शामिल नहीं था, आखिर यहाँ पर वैन क्या कर रहा है, मुझे कुछ भी करके आज यहीं पर रुकना होगा वरना मैं यहाँ से भाग नहीं पाऊंगा। लेकिन आखिर ये वैन यहाँ पर करने क्या आया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मुझे मारने के बारे में सोच रहा है। और इसी वक्त हम देखते हैं कि वैन ली के कंधे पर हाथ रखता है, जिसकी वजह से ली काफी ज्यादा
ज्यादा घबरा गया होता है। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि वैन के हाथ में वही वाइपर ड्रग होती है, जिसे देखकर ली काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। और इसी के साथ वैन बोलता है, ये जो चीज मैं तुम्हें दे रहा हूँ इसका नाम वाइपर है। मुझे नहीं पता कि ये तुम्हारी बॉडी के ऊपर किस तरह से रिएक्ट करेगा, लेकिन मैनेजर के मुताबिक ये हमारी बॉडी को हेल्थी करने में काफी ज्यादा हेल्प करता है और हो सकता है कि इसकी वजह से तुम जल्दी ठीक हो जाओ, तो इसलिए तुम इसे इस्तेमाल कर सकते हो। और हम देखते हैं कि वैन वहां से चला गया होता है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जब ली अकेला होता है तो इस ड्रग को पी लेता है और हम देखते हैं कि ड्रग के पीते ही ली की बॉडी के अंदर बहुत ही ज्यादा पावरफुल माना फ्लो कर रहा होता है, जिसे देखकर ली भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है, सच में इस वाइपर को पीने के बाद तो मुझे काफी ज्यादा अच्छी फीलिंग आ रही है और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मैं बहुत ही आसानी से यहाँ से भाग सकता हूँ। लेकिन अब मुझे अपने प्लान को चेंज करना होगा, क्योंकि शायद यहाँ पर कुछ ऐसा है जो कि मेरे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। जिसके बाद हमें इस जगह की बेसमेंट का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर काफी ज्यादा ट्रक्स मौजूद होते हैं और इन ट्रक्स के अंदर काफी ज्यादा सामान को लोड किया जा रहा होता है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई पर्सन मौजूद होता है जो कि अपनी डायरी में इस सामान के बारे में लिख रहा होता है और इसी के साथ वो अपने पास मौजूद एक सिक्योरिटी गार्ड से बोलता है, क्या बात है, आखिर इस बार इतना कम सामान क्यों है? तो ये सुनकर वो पर्सन बोल रहा होता है, सर असलियत में यहाँ पर जितने भी वर्कर्स हैं वो दिन ब दिन काफी ज्यादा कमजोर होते जा रहे हैं और ये पहले की तरह सही से काम नहीं कर रहे हैं। तो ये सुनकर वो पर्सन बोलता है, तो इसमें मैं क्या करूँ? अपने मैनेजर से बोलो कि इन वर्कर्स के साथ और भी ज्यादा सख्ती से पेश आए ताकि वो टाइम पर हमारे लिए हमारी चीजों को तैयार करता रहे। तो ये सुनकर वो पर्सन भी इसके लिए मान जाता है और वो बोलता है, सर जैसा आपने बोला मैं ऐसा हमारे मैनेजर को बोल दूंगा। और हम देखते हैं कि सामने ही टेबल के ऊपर एक पर्सन बैठा हुआ होता है और वो सोच रहा होता है, आखिर ये कमीना है कौन? ये एक्ट तो ऐसा कर रहा है जैसे यही इस कंपनी का मालिक है और यही इस पूरी जगह को चला रहा है। लेकिन इसी वक्त कोई पर्सन उससे बोलता है, सर मुझे मैनेजर के रूम में इन प्रोडक्ट्स को रख कर आना है, क्या आप मेरे लिए मैनेजर के दरवाजे को ओपन कर सकते हैं? और हम देखते हैं कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि ली होता है। और ये सुनकर वो पर्सन बोलता है, लड़के आखिर तुम हो कौन? मैनेजर के रूम में तो सिर्फ एक ही पर्सन जा सकता है और उसका नाम वैन है, क्या तुम वैन हो? तो ये सुनकर ली बोलता है, यस सर मेरा नाम वैन है और मैनेजर ने ही इन प्रोडक्ट्स को मुझे उनके रूम में रखने के लिए बोला है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो पर्सन खड़ा हो गया होता है और वो दरवाजे की कीज को लेकर वहां से चल देता है और इसी के साथ वो ली से बोलता है, मेरी शक्ल क्या देख रहे हो, मेरे पीछे आओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि जब वो पर्सन चलता हुआ जा रहा होता है तो वो ली के ऊपर चिल्ला रहा होता है और वो बोल रहा होता है, तुम तो कितने ज्यादा वीक हो, आखिर तुम जैसे पर्सन को मैनेजर इतनी ज्यादा छूट कैसे दे सकता है? तुम्हें तो देखने में ही लग रहा है कि तुम्हारी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है और तुम तो किसी काम के भी नहीं हो। लेकिन हम देखते हैं कि उसने जाकर उस दरवाजे को ओपन कर दिया होता है और वो बोलता है, चलो अब जल्दी करो और सामान को रखकर यहाँ से दफा हो जाओ। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि ली ने अपनी इलेक्ट्रिसिटी की पावर को एक्टिवेट कर दिया होता है और वो इसी वक्त उस पर्सन की गर्दन में एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करता है और इसी के साथ ली उसकी गर्दन में एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल इलेक्ट्रिसिटी का झटका देता है, जिसकी वजह से उस पर्सन की वहीं पर डेथ हो गई होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ली वहाँ पर पड़ी चाबियों को उठा लेता है और इसी के साथ ली बोलता है, इन कीज के अंदर कार कीज भी मौजूद है, शायद इसके अंदर मैनेजर की कार की कीज भी मौजूद है। जिसके बाद ली मैनेजर के कमरे को चेक करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि ली को वहाँ पर एक गन मिलती है जिसे वो अपने पास रख लेता है। जिसके बाद ली वहाँ से अपने कपड़ों को भी चेंज कर लेता है और ली को वहाँ पर एक बॉक्स मिलता है जिसके अंदर वाइपर मौजूद होते हैं और ली एक वाइपर को देखते हुए सोच रहा होता है, अभी के लिए मेरी बॉडी काफी ज्यादा वीक है और इसीलिए मुझे सर्वाइव करने के लिए इन वाइपर्स की जरूरत पड़ेगी। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि दरवाजे पर कोई पर्सन नॉक करता है जो कि और कोई नहीं बल्कि वही मैनेजर होता है और वो बोल रहा होता है, हे वैन क्या अंदर तुम हो? आखिर ये स्मेल कैसी है, क्या तुम कोई वाइपर यूज कर रहे हो? और इसी वक्त वो इस दरवाजे को ओपन कर देता है, लेकिन वो कुछ देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है क्योंकि हम देखते हैं कि उसके साथी की डेड बॉडी उसके सामने ही पड़ी हुई होती है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि उसके साइड पर ही ली खड़ा हुआ होता है और इसी वक्त ली अपनी लाइटनिंग पावर को एक्टिवेट करता है और वो मैनेजर की गर्दन पर एक बहुत ही जोरदार अटैक करता है। लेकिन उस मैनेजर ने इस अटैक को डॉज कर लिया होता है और वो तेजी से पीछे हो गया होता है और इसी के साथ वो चिल्ला रहा होता है, ये तो मैजिक है, आखिर तुम हो कौन और तुम यहाँ पर कैसे आए? लेकिन वो देखता है कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि ली है और ली सोच रहा होता है, शिट मैं इस तरह के अटैक को दोबारा नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे पास इतना ज्यादा माना नहीं है। और हम देखते हैं कि वो मैनेजर जो कि काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है वो कह रहा होता है, ली आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और आखिर तुमने इस मैजिक को कैसे इस्तेमाल किया? और इसी के साथ वो ली के ऊपर अटैक करते हुए बोल रहा होता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथी को मारने की? लेकिन इसी वक्त ली ने अपनी गन निकाली होती है और उसने इसे मैनेजर की तरफ पॉइंट कर दिया होता है और ये देखकर वो मैनेजर काफी ज्यादा घबरा गया होता है और वो बोलता है, हे रुको, आखिर तुम्हारे पास ये गन कहाँ से आई? ये तो मेरी गन है। लेकिन हम देखते हैं कि ली इसी वक्त अपनी गन के ऊपर अपने मैजिक को यूज करता है, जिसकी वजह से अगर अब ली अपनी गन को यूज करेगा
करेगा तो किसी को भी इसकी आवाज नहीं आएगी। और हम देखते हैं कि मैनेजर जो कि इस वक्त काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है वो बोल रहा होता है, ली मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें बहुत ही बुरे तरीके से ट्रीट किया है, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हारे बारे में किसी पर्सन को नहीं बताऊंगा और मैं तुम्हें यहाँ से भागने में भी मदद कर सकता हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि ली कुछ भी नहीं बोल रहा होता और वो बिल्कुल खामोश होता है। और ये देखकर वो मैनेजर बोल रहा होता है, ली प्लीज मुझे शूट मत करना, मैं यहाँ पर सभी लोगों को इस तरह से ट्रीट इसलिए करता हूँ क्योंकि ये सब मुझे पीछे से ऑर्डर्स आए हुए हैं और अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वो लोग मुझे मार डालेंगे। लेकिन मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ से भागने में हेल्प कर सकता हूँ और किसी भी पर्सन को तुम्हारे बारे में पता नहीं चलेगा। ये सुनकर ली सोच रहा होता है इस मैनेजर ने जो कुछ भी बोला है वो सभी झूठ है, क्योंकि अगर मैंने इसे कोई मौका दे दिया तो ये मुझे मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचेगा। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि उस दरवाजे पर कोई पर्सन आ गया होता है जो कि मैनेजर को आवाज लगा रहा होता है और हम देखते हैं कि ली मैनेजर को मारने के लिए रेडी हो गया होता है। और ये देखकर वो मैनेजर बोलता है, ली प्लीज ऐसा मत करो, देखो मैं तुम्हें बताता हूँ यहाँ पर ये जो दरवाजा मौजूद है इसके जरिए तुम बेसमेंट में जा सकते हो और वहाँ पर मेरी कार मौजूद है और तुम मेरी कार में बैठकर बहुत आसानी से यहाँ से भाग सकते हो, इसलिए प्लीज मुझे शूट मत करो। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि बाहर जो पर्सन मौजूद होता है वो उस दरवाजे को ओपन कर देता है, लेकिन वो कुछ देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है। जिसके बाद हमें बेसमेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि कोई गाड़ी बहुत ही तेजी के साथ बाहर जा रही होती है और हम देखते हैं कि दरवाजे के पास जो गार्ड खड़ा हुआ होता है उसके पास वो गाड़ी आकर रुक जाती है और उस गाड़ी में से कोई पर्सन बोलता है, दरवाजे को ओपन करो। तो ये सुनकर वो गार्ड बोलता है, यस मैनेजर मैं अभी दरवाजे को ओपन करता हूँ। लेकिन इसी के साथ वो काफी ज्यादा शॉक होते हुए बोलता है, हे वेट तुम तो मैनेजर नहीं हो, आखिर तुम कौन हो? और हम दे देंगे ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि ली होता है और ली उसे गन दिखाते हुए बोलता है, अगर मरना नहीं चाहते तो दरवाजे को ओपन कर दो। और हम देखते हैं कि वो पर्सन ली के लिए दरवाजे को ओपन कर देता है। जिसके बाद वो गार्ड बोलता है, मैंने दरवाजे को ओपन कर दिया है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। लेकिन उसी वक्त उसके स्पीकर के ऊपर कोई पर्सन बोलता है, गार्ड्स ध्यान रखना कोई पर्सन यहाँ से भाग ना पाए, किसी पर्सन ने मैनेजर को मार डाला है और शायद वो इन वर्कर्स में से कोई एक है। और हम देखते हैं कि वो पर्सन चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, इसीलिए अभी का अभी तमाम दरवाजों को सील कर दो और कोई भी पर्सन बाहर नहीं जाना चाहिए, और अगर कोई पर्सन यहाँ से बाहर गया तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। और हम देखते हैं कि ये सुनकर वो गार्ड काफी ज्यादा घबराया होता है। लेकिन इसी के साथ वो ली से बोलता है, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारे बारे में किसी पर्सन को नहीं बताऊंगा। लेकिन इसी के साथ ली बोलता है, अगर मैंने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया तो तुम उन्हें मेरे बारे में बता दोगे और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। और ये सुनकर वो गार्ड काफी ज्यादा घबरा गया होता है। लेकिन इसी वक्त ली उस पर्सन को शूट करके उसे भी वहीं पर मार डालता है। और इसी के साथ ली बहुत ही तेजी के साथ उस जगह से बाहर निकल रहा होता है। और हम देखते हैं कि रास्ते में एक और गेट लगा हुआ होता है, जिसे देखकर ली सोचता है, आज इस जगह से मुझे निकलने से कुछ भी नहीं रोक सकता। और हम देखते हैं कि वो अपनी स्पीड को और भी ज्यादा तेज कर देता है और वो बहुत ही तेजी के साथ इस गेट को भी तोड़कर यहाँ से निकल जाता है। और हम देखते हैं कि ली फाइनली उस जगह से बाहर निकल चुका होता है। ली इस वक्त काफी ज्यादा खुश होता है और वो सोच रहा होता है, फाइनली अब मैं इस जगह से आजाद हो चुका हूँ। जिसके बाद ली बहुत ही तेजी के साथ अपनी गाड़ी को भगाता हुआ सिटी की तरफ निकल जाता है। जिसके बाद हमें सिटी का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि ये सिटी काफी ज्यादा बड़ी होती है और इस सिटी का नाम बल्कान है। जिसके बाद हमें एक बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि उस बिल्डिंग में कोई पर्सन भाग रहा होता है, जिसे कुछ लोग रोकने के लिए आवाजें दे रहे होते हैं और वो बोल रहे होते हैं, इस पर्सन को पकड़ो, ये यहाँ से भागना नहीं चाहिए। और हम देखते हैं कि वो लोग इसके ऊपर गोलियां भी चला रहे होते हैं, लेकिन वो पर्सन बहुत ही तेजी के साथ वहां से भाग रहा होता है। और हम देखते हैं कि वो बहुत ही तेजी के साथ भागता हुआ उस बिल्डिंग के शीशे को तोड़कर वहां से जंप लगा देता है। और इसी के साथ वहां पर दो लोग आ गए होते हैं, जिनमें से एक पर्सन बोल रहा होता है, ये कमीना तो सच में पागल था, इसने कितनी ऊंची बिल्डिंग से जंप लगाई है, मुझे नहीं लगता कि ये जिंदा बचा होगा। और हम देखते हैं कि जब उस पर्सन ने वहां से जंप लगाई होती है तो उसके कपड़ों में से एक टुकड़ा फटकर वहीं पर गिर गया होता है, जिसे वो पुलिस ऑफिसर उठा लेता है और वो बोलता है, उस पर्सन की तलाश करो, हमें उसे ढूंढना ही होगा। जिसके बाद हमें सिटी का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि हमारा हीरो इस सिटी के गेट नंबर 7 से सिटी के अंदर एंटर कर रहा होता है और वो इस वक्त सिग्नल के ऊपर खड़ा होता है, जहाँ पर वो इस सिटी को देखते हुए सोच रहा होता है, ये सिटी तो सच में बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है, इसे देखने में तो ऐसा लग रहा है जैसे कि इस वक्त मैं एक गेम में हूँ, लेकिन यही अब मेरी रियलिटी है। और इसी के साथ ली सोच रहा होता है, ये जगह बिल्कुल अर्थ की जैसी है, लेकिन यहाँ की टेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा एडवांस है। और हम देखते हैं कि पास ही में कुछ लोग खड़े होते हैं और ली इनके मोबाइल्स को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है, क्योंकि हम देखते हैं कि इनके मोबाइल्स में से माना रिलीज हो रहा होता है, जिसे देखकर ली काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है, इनकी टेक्नोलॉजी में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनके अंदर माना को यूज किया गया है। लेकिन इसी वक्त ली को काफी ज्यादा खांसी आना स्टार्ट हो जाती है और वो सोच रहा होता है, सबसे पहले तो मुझे अपने लिए कोई जगह तलाश करनी होगी जहाँ पर मैं रेस्ट कर सकूं। और ली अपने वाइपर के बॉक्स को देखते हुए सोच रहा होता है, क्या मुझे किसी वाइपर को यूज कर लेना चाहिए, क्योंकि वाइपर को यूज करने के बाद मेरी बॉडी में काफी
काफी ज्यादा स्ट्रेंथ आ जाती है और मुझे बिल्कुल भी पेन नहीं हो रही होती। लेकिन इसी के साथ ली सोचता है नहीं, मैं इन वाइपर्स को ऐसे यूज नहीं कर सकता, ये वाइपर्स काफी ज्यादा रेयर हैं। और हम देखते हैं कि वहाँ पर सिग्नल ओपन हो गया होता है, जिसके बाद ली इस जगह से निकल जाता है। जिसके बाद हमें एक होटल का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि कोई पर्सन एक रूम को ओपन करता है जो कि और कोई नहीं बल्कि ली होता है। और हम देखते हैं कि ली इस वक्त काफी ज्यादा थका हुआ होता है और वो हमें बता रहा होता है मैंने अपनी गाड़ी को यहाँ से काफी ज्यादा दूर रास्ते में ही छोड़ दिया है, क्योंकि हो सकता है कि वो लोग अब भी मेरा पीछा कर रहे होंगे और मैं कोई भी सबूत नहीं छोड़ना चाहता। और ये तो शुक्र है कि उस मैनेजर के रूम में मुझे कुछ पैसे मिल गए थे जिन्हें मैं अपने साथ ले आया हूँ और मैंने यहाँ पर इस कमरे को एक दिन के लिए बुक कर लिया है। ऐसे के साथ ली सोच रहा होता है पता नहीं ये जगह सेव है या नहीं, लेकिन मुझे कुछ देर के लिए यहाँ पर आराम कर लेना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि ली क्योंकि काफी ज्यादा थका हुआ होता है इसलिए वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। और हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि ली को जमीन पर पड़े हुए काफी ज्यादा देर हो गई होती है, लेकिन इसी के साथ अब उसे होश आ चुकी होती है। और ली सोच रहा होता है मुझे लगता है मुझे यहाँ पर बेहोश हुए काफी ज्यादा देर हो गई है, लेकिन मुझे काफी ज्यादा प्यास लग रही है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो इस रूम में मौजूद एक फ्रिज के पास आ गया होता है और वो फ्रिज को ओपन करता है जिसके अंदर काफी ज्यादा सामान रखा हुआ होता है और वो फ्रिज में से एक कैन को निकालकर उसे ड्रिंक कर लेता है। और ली सोच रहा होता है ये काफी टाइम बाद है जब मैंने कुछ अच्छा ड्रिंक किया है, वरना उस जेल जैसी जगह में तो हमें सिर्फ पानी ही पीने को दिया जाता था। लेकिन इसी वक्त ली को काफी ज्यादा चक्कर आते हैं जिसकी वजह से वो वहीं पर गिर गया होता है और इस चीज की वजह से ली काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। और ली देखता है कि उसके हाथ काफी ज्यादा कांप रहे होते हैं और ये देखकर ली काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने जिन वाइपर्स को यूज किया था उनका कोई साइड इफेक्ट भी है जिसके बारे में मुझे पता नहीं था। और ली सोच रहा होता है ये वाइपर्स काफी ज्यादा पावरफुल है लेकिन इनके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं जिनके बारे में मुझे पहले पता नहीं था, लेकिन क्योंकि अब मुझे इस बारे में पता चल चुका है इसलिए मैं इन वाइपर्स को सिर्फ उसी वक्त इस्तेमाल करूंगा जब मुझे इनकी बहुत ही ज्यादा जरूरत होगी। जिसके बाद हम लेते हैं कि ली इस फ्रिज में से कैन फूड को निकाल लेता है और वो इस कैन फूड को खा रहा होता है। और इसी वक्त हम देखते हैं कि ली के पास एक टेलीफोन रखा हुआ होता है जिसमें से मैनेजमेंट की तरफ से कॉल आती है और वो बताते हैं सर आपने इस रूम को सिर्फ 12 घंटों के लिए ही रेंट पर लिया था, जिनमें से अब सिर्फ 2 घंटे ही बाकी हैं, जिसके बाद आपको इस रूम को छोड़कर जाना होगा। लेकिन अगर आप दोबारा से इसे रेंट पर लेना चाहते हैं तो आपको 10,000 सेल दोबारा से पे करने होंगे। तो ये सुनकर ली दोबारा से अपने रूम को एक और दिन के लिए रेंट पर ले लेता है। जिसके बाद ली अपने पैसों को देखते हुए सोच रहा होता है मेरे पास बहुत ही ज्यादा कम पैसे हैं, इसीलिए मुझे कोई जॉब तलाश करनी होगी और इस जगह का रेंट भी बहुत ही ज्यादा हाई है क्योंकि इन्होंने सिर्फ 24 घंटों के लिए मुझसे 20,000 सेल्स ले लिए हैं। लेकिन इस वक्त ली देखता है कि उसके बाल काफी ज्यादा बड़े हैं और हम देखते हैं कि वो वॉशरूम में जाकर अपने बालों को कट कर देता है। और इसी के साथ ली सोच रहा होता है भले मैंने अपने बालों को कट कर दिया है लेकिन मुझे डाउट है कि लोग मुझे अब भी पहचान सकते हैं। जिसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है और क्योंकि अब ली का रूम का रेंट खत्म हो चुका था इसी वजह से अब वो यहाँ पर गली में आकर बैठा हुआ है और ली सोच रहा होता है मेरे पास अब बहुत ही ज्यादा कम पैसे हैं और इसीलिए मुझे जल्दी से जल्दी अपने लिए कोई जॉब तलाश करनी होगी। लेकिन इसी वक्त ली को याद आती है और वो सोचता है मैं तो एक मैजिशियन हूँ ना, तो मैं तो अपनी मैजिक पावर्स को यूज कर सकता हूँ। और इसी के साथ हम देखते कि ली अपनी मैजिक को यूज करता है और वो आसपास के लोगों की आवाजें सुनने की कोशिश कर रहा होता है। और ली को यहाँ पर काफी ज्यादा लोगों की आवाजें आ रही होती है जो की काफी ज्यादा फजूल की बातें कर रहे होते हैं। लेकिन इसी के साथ ली को किसी पर्सन की आवाज आती है जो की बोलता है प्लीज मुझे मत मारो, मैंने बोला ना मैं तुम्हारे पैसे जल्दी ही वापस कर दूंगा, इसलिए मुझे किल मत करो। और इसी के साथ ली सोचता है जॉब तो नहीं मिली लेकिन लगता है यहाँ से मेरा कुछ फायदा हो सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ली उस गली में जा रहा होता है लेकिन इसी वक्त उसके सर में काफी ज्यादा दर्द हो रही होती है और वो सोच रहा होता है मैंने अभी अपनी मैजिक पावर्स को यूज किया है और क्योंकि मैं पहले भी अपने माना को यूज कर चुका हूँ इसी वजह से मेरा माना काफी ज्यादा खत्म हो चुका है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ली अपने पास से अपने वाइपर को निकाल लेता है और इसी के साथ वो उसे ड्रिंक कर लेता है और हम देखते हैं कि वाइपर को पीते ही ली की बॉडी की स्ट्रेंथ पहले से इंक्रीज हो गई होती है और उसका माना भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया होता है। और इसी से ली सोच रहा होता है चलो अब चलकर थोड़ा सा काम कर लिया जाए और कुछ पैसे कमा लिए जाएं। जिसके बाद हमें कुछ लोगों का सीन दिखाया जाता है जो कि किसी पर्सन को काफी ज्यादा पीट रहे होते हैं और वो बोल रहे होते हैं कमीने तुमने जो हमसे उधार लिया था आखिर तुम उसे कब वापस करने वाले हो। तो वो पर्सन बोल रहा होता है सर प्लीज मुझे कुछ टाइम और दीजिए, मैं आपके पैसों को जल्दी ही वापस कर दूंगा। और ये सुनकर वो पर्सन उसे काफी ज्यादा पीट रहा होता है और वो बोल रहा होता है कमीने तू हमेशा ऐसा ही बोलता है और तूने काफी टाइम से हमारे पैसे वापस नहीं दिए हैं। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि एक पर्सन उसे रोक देता है और वो बोलता है हे दोस्त आखिर ये तुम क्या कर रहे हो, मेरे पास एक और आइडिया है। और हम देखते हैं कि उस पर्सन ने अपने पास एक ब्लेड जैसे वेपन को निकाल लिया होता है और इसी के साथ वो काफी ज्यादा हंसते हुए बोलता है क्यों ना हम इसे जान से मार डाले, जिसके बाद हम इसके बॉडी पार्ट्स को बेच देंगे।
जिसकी वजह से हमें बहुत ही ज्यादा फायदा होगा और हमें बहुत ज्यादा पैसे मिलेंगे। और हम देखेंगे ये सुनकर वो पर्सन काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है और वो बोल रहा होता है, सर प्लीज मुझे मत मारिए, मैं आपको पैसों को जल्दी वापस कर दूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं आपके पैसों को और ज्यादा लेट नहीं करूंगा। और हम देखते हैं कि वो डर की वजह से अपनी आंखों को बंद कर लेता है, लेकिन इसी वक्त उसे किसी पर्सन की चिल्लाने की आवाज आती है और वो अपनी आईज को ओपन करके देखता है तो हम देखते हैं कि वहाँ पर वो जो दोनों गुंडे होते हैं उन दोनों को बहुत ही ज्यादा बिजली के झटके लग रहे होते हैं और वो लोग काफी ज्यादा चिल्ला रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि यहाँ पर असलियत में ली आ चुका होता है जिसने इन्हें बिजली के झटके दिए होते हैं। ये दोनों यहीं पर बेहोश हो जाते हैं और ये देखकर वो पर्सन तो काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो बोल रहा होता है, प्लीज मुझे मत मारना। लेकिन हम देखते हैं कि ली तो उन दोनों क्रिमिनल्स के पास से उनके सारे पैसे ले लेता है और वो सोच रहा होता है इनके पास टोटल 70,000 सेल्स हैं, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा कम है क्योंकि मेरे कमरे का एक दिन का रेंट ही 10,000 है। जिसके बाद ली उन दोनों के वेपन को उठा लेता है और वो उस पर्सन से पूछता है, वही क्या तुम मुझे बता सकते हो आखिर ये क्या चीज है? तो वो पर्सन बोलता है, प्लीज इसे मेरी तरफ मत करो, ये एक लेजर कटर है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, इसलिए इसे अपने पास रखना भी इलीगल है। और इसे देखकर ली सोच रहा होता है, ये तो काफी अच्छा वेपन है, मुझे इसे अपने पास रख लेना चाहिए क्योंकि भले ही मैं एक मैजिशियन हूँ लेकिन मेरे पास इस तरह के वेपन्स भी होने चाहिए। जिसके बाद ली खड़ा होता हुआ उस पर्सन से बोल रहा होता है, अच्छा सुनो, तुमने जो भी यहाँ पर देखा है क्या तुम इस बारे में किसी को बताओगी? तो वो पर्सन बोल रहा होता है, अरे नहीं, मैं इस बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगा, तुम फिक्र मत करो। लेकिन हम देखते हैं कि ली काफी ज्यादा खतरनाक लुक देते हुए उस पर्सन की तरफ देखता है और बोलता है, अगर तुम चाहो तो तुम लोगों को इस बारे में बता सकते हो, लेकिन इसका जो अंजाम होगा वो बहुत ही ज्यादा बुरा होगा। तो ये सुनकर वो पर्सन बोल रहा होता है, नहीं तुम फिक्र मत करो, मैं इस बारे में किसी पर्सन को नहीं बताऊंगा। जिसके बाद ली बोलता है, मैं इस सिटी में नया हूँ और मेरे पास मेरा आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, क्या तुम किसी ऐसी जगह के बारे में जानते हो जहाँ पर हम बिना आइडेंटिफिकेशन के भी कोई जॉब कर सकते हैं, या फिर क्या तुम्हें किसी ऐसी जगह का पता है जहाँ पर कोई इलीगल काम किए जाते हैं? जिसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि ली एक बार के पास आ गया होता है और वो सोच रहा होता है, उस पर्सन ने मुझे इस प्लेस के बारे में बताया था लेकिन देखने में तो ये एक सिंपल बार लग रही है। और इसी के साथ ली सोचता है, मैं किसी भी पर्सन को अपना रियल फेस शो नहीं कर सकता, इसलिए मुझे अपनी आइडेंटिटी को छुपा कर रखना होगा। और हम देखते हैं कि ली अपने मैजिक को यूज करता है और वो अपने फेस को चेंज कर देता है और हम देखते हैं कि ली अब पहले से काफी ज्यादा बेटर लग रहा होता है। जिसके बाद हमें बार के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ली भी आ चुका होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ली सीधा बारटेंडर के पास चला जाता है और वो वहाँ पर अपने लिए एक ड्रिंक ऑर्डर करता है और वो पर्सन भी फौरन से उसे ड्रिंक दे देता है। जिसके बाद ली बोलता है, मैं अपने लिए कोई काम तलाश कर रहा हूँ और मैं एक मेघ हूँ, क्या तुम लोगों के पास एक मैजिशियन के लिए कोई काम है? और हम देखते हैं ये सुनकर वो बारटेंडर अपने हाथ में पकड़े हुए गिलास को बहुत ही जोर से हिट करता है और हम देखते हैं कि इस गिलास की आवाज सुनते ही वहाँ पर कोई पर्सन आ गया होता है जो कि असलियत में एक लड़की होती है और वो बोलती है, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है जब भी मैं आराम कर रही हूँ तुम मुझे परेशान मत किया करो, आखिर क्या हुआ, अब तुमने मुझे क्यों बुलाया है? तो वो पर्सन बोलता है, इसने बोला कि ये एक मैजिशियन है और इससे कोई काम चाहिए। जिसके बाद वो लड़की बोलती है, क्या मैजिशियन? वैसे इस पर्सन को इस जगह के बारे में पता कैसे चला? जिसके बाद वो लड़की बोलती है, मेरा नाम जेनी है, तुम्हारा नाम क्या है? तो ली सोच रहा होता है, मैं इस पर्सन को अपना असली नाम नहीं बता सकता और वो बोलता है, मेरा नाम वैन है। जिसके बाद वो लड़की बोलती है, देखो दोस्त, आजकल मैजिशियंस काफी ज्यादा रेयर होते हैं लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो कॉमन मैजिक को सीख कर लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं। और अगर तुम ऐसा सोच रहे हो कि तुम किसी कॉमन मैजिक के जरिए हमारे दिए गए टास्क को आसानी से कंप्लीट कर दोगे तो शायद ये तुम्हारी भूल है, इसलिए तुम्हें यहाँ से वापस चला जाना चाहिए। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि उसके पास ही कुछ स्पार्क्स पैदा हो रही होती हैं और हम देखते हैं कि इन्हें असलियत में अपनी लाइटनिंग पावर को एक्टिवेट कर दिया होता है और वो उन्हें अपनी लाइटनिंग पावर को शो कर रहा होता है। और ली की ऐसी पावर को देखकर वो लड़की और बारटेंडर दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और लड़की सोच रही होती है, लाइटनिंग पावर ये एट्रीब्यूट तो बहुत ही ज्यादा रेयर है और इतनी यंग एज में ही ये लड़का एक लाइटनिंग मेक बन गया है, ये तो सच में बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। और हम देखते हैं कि वो फौरन से अपने पास से एक कॉन्ट्रैक्ट निकाल लेती है और वो बोलती है, क्या तुम कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए रेडी हो? तो हम देखते हैं कि ली ने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया होता है और वो लड़की बता रही होती है, हमारे पास बहुत से टास्क मौजूद है, तो आखिर तुम्हें किस तरह का टास्क चाहिए? तो ली उससे बोल रहा होता है, मुझे कोई भी काम चलेगा और तुम अगर चाहो तो मुझे मर्शनरी के भी काम दे सकती हो, लेकिन मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करूंगा जिसमें मासूम लोगों का हार्म किया जाए। ये सुनकर वो लड़की भी इसके लिए मान जाती है और इस वक्त हम देखते हैं कि वो अपने पास से एक टैब को निकाल लेती है और वो बोलती है, इस वक्त के लिए हमारे पास एक टास्क मौजूद है और इससे हमें ये भी पता चल जाएगा कि तुम कितने ज्यादा काबिल हो। जिसके बाद ली पूछता है, मुझे इस पर्सन के साथ करना क्या है? तो जेनी बोलती है, ये तुम्हारे ऊपर है, अगर तुम चाहो तो तुम इस पर्सन को वहीं पर
मार सकते हो और अगर चाहो तो तुम इसे हमारे पास लेकर आ सकते हो। जिसके बाद ली पूछता है क्या तुम मुझे बता सकती हो आखिर इस पर्सन ने क्या किया है। तो जेनी बताती है इसने एक बिल्डिंग में से काफी ज्यादा खास चीज को चुराने की कोशिश की, लेकिन वो पर्सन इसमें कामयाब नहीं हो पाया और जब गार्ड्स ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो वो वहाँ से बचकर भाग गया और अब इस पर्सन को पकड़ने का टास्क हमें दिया गया है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ली उस बार से बाहर आ गया होता है और वह चलते हुए कुछ सोच रहा होता है और हमें एक प्रीवियस सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ली उससे पूछता है इस पर्सन के ऊपर इनाम क्या है। तो जेनी बोलती है इस पर्सन को पकड़ने पर तुम्हें 3 मिलियन दिए जाएंगे। जिसके बाद ली बोलता है डिटेल्स में लिखा हुआ है कि तुम्हारे पास इसके ब्लड का भी एक सैंपल मौजूद है, क्या वो तुम मुझे दे सकती हो। तो जेनी बोलती है हाँ क्यों नहीं, मैं अभी उसे लेकर आती हूँ। जिसके बाद हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि ली के पास वो ब्लड सैंपल आ चुका होता है और हम देखते हैं कि ली उसे जमीन पर रख देता है और वो सोच रहा होता है जेनी ने बताया था कि बहुत से ऐसे ब्लड मैजिशियन हैं जो कि बहुत आसानी से ब्लड के जरिए इंसान की लोकेशन का पता लगा सकते हैं, लेकिन वो लोग बहुत ही ज्यादा चार्ज करते हैं और उनकी सबसे ज्यादा लेस प्राइस 10 मिलियन सेल्स होती है। जिसके बाद ली सोच रहा होता है जब मैंने इस कैरेक्टर को बनाया था तो मैंने इसके अंदर बहुत ही ज्यादा एबिलिटीज को रखा था और बहुत ही ऐसी कम चीजें हैं जिन्हें ये कैरेक्टर नहीं कर सकता। और हम देखते हैं कि इसी वक्त ली अपने ब्लड मैजिक को एक्टिवेट करता है और हम देखते हैं कि जैसे ही ली ने अपने मैजिक को उस कपड़े के ऊपर किया होता है उस कपड़े के अंदर से बहुत ही ज्यादा पावरफुल रेड लाइट निकलना स्टार्ट हो गई होती है और हम देखते हैं कि इसी वक्त उस कपड़े में से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल ब्लड स्नेक निकलकर बाहर आता है। जिसके बाद हमें एक बहुत ही ज्यादा पुरानी जगह का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि ली का ब्लड स्नेक यहाँ पर आ चुका होता है जिसके पीछे ही ली भी आ रहा होता है और हम देखते हैं कि इस स्नेक ने बहुत ही आसानी से उस पर्सन को तलाश कर लिया होता है और इस पर्सन को तलाश करने के बाद वो स्नेक वहीं पर गायब हो जाता है और वो पर्सन इस रेड स्मोक को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है आखिर कौन है यहाँ पर, मेरे सामने आओ। और इसी वक्त हम देखते हैं कि उस धुएं में से निकलकर हमारे हीरो सामने आता है जो कि इस वक्त काफी ज्यादा डेविल लुक दे रहा होता है और वो बोलता है घबराओ मत, मैं यहाँ पर बस तुम्हें मारने के लिए आया हूँ। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि वो पर्सन ली से बहुत ही ज्यादा डर गया होता है और वो वहाँ से बहुत ही तेजी के साथ भाग रहा होता है और हम देखते हैं कि ली जो कि बहुत ही आराम से चल रहा होता है वो सोच रहा होता है मुझे तो लगा था जैसे ये पर्सन मुझे देखेगा ये मेरे ऊपर अटैक करेगा, लेकिन ये तो मुझसे बचकर भाग रहा है। और इसी वक्त हम देखते हैं कि ली अपने हाथ में एक साउंड मैजिक क्रिएट करता है और वो सोच रहा होता है मुझे इस पर्सन के पीछे भागने की जरूरत है ही नहीं क्योंकि एक मैजिशियन से बचकर कोई भी नहीं भाग सकता। और हम देखते हैं कि ली उस मैजिक से उस पर्सन के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करता है और हम देखते हैं कि जैसे ये अटैक उस पर्सन को लगा होता है वो वहीं पर गिर जाता है और हम देखते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा चिल्ला रहा होता है क्योंकि उसके कान के पर्दे फट गए होते हैं और उस पर्सन को बहुत ही ज्यादा पेन हो रही होती है। और हम देखते हैं कि ली उसके पास आ गया होता है और वो बोलता है तुम्हें क्या लगा था अगर तुम भागोगे तो मैं इतनी आसानी से तुम्हें जाने दूंगा। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि कोई पर्सन उनके ऊपर गोली चलाता है, लेकिन ली ने बहुत ही आसानी से अपने बैरियर के जरिए इस बुलेट से खुद को डिफेंड कर लिया होता है और वो काफी ज्यादा गुस्से में अपने आसपास देखते हुए सोच रहा होता है आखिर ये कमीना कौन है जिसने स्नाइपर के जरिए मेरे ऊपर अटैक किया है। और ली सोच रहा होता है लेकिन आखिर इस पर्सन ने मेरे ऊपर अटैक क्यों किया है, वो तो जब मैं यहाँ पर आया था तो मैंने एडवांस में ही अपने ऊपर एक बैरियर क्रिएट कर लिया था जो कि मुझे किसी भी पावरफुल अटैक से डिफेंड कर सकता है और इसी वजह से इस स्नाइपर से मुझे कुछ भी नहीं हुआ। जिसके बाद हम देखते हैं कि ली अपनी एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल मैजिक को एक्टिवेट करता है और हम देखते हैं कि ली अपने आसपास के 1 किलोमीटर के एरिया को स्कैन कर रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं कि ली को इस पर्सन की लोकेशन नहीं मिल रही होती है और ली सोच रहा होता है ऐसा कैसे पॉसिबल है, एक स्नाइपर की रेंज 1 किलोमीटर के ही अंडर होती है, लेकिन आखिर वो पर्सन मेरे मैजिक से कैसे बच पा रहा है। लेकिन इसी वक्त ली को कुछ याद आता है और वो सोचता है वेट, उस पर्सन ने मेरे ऊपर अटैक नहीं किया था बल्कि उसका निशाना तो ये पर्सन है। क्या इसका मतलब ये है कि उस पर्सन को भी मेरी तरह बाउंटी हंटर का काम मिला है? अगर उस पर्सन ने इसे मार दिया होता तो मुझे कोई भी इनाम नहीं मिलता, लेकिन मेरे बैरियर की वजह से ये पर्सन भी बच गया। और इसी वक्त हम देखते के लिए अपने पास से अपनी गन को निकाल लेता है और वो अपनी गन को उस पर्सन के ऊपर पॉइंट कर देता है, जिसे देखकर वो पर्सन काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है और इसी सरली सोच रहा होता है इस स्नाइपर को भी इस बारे में पता चलना चाहिए कि वो इतनी आसानी से मेरे शिकार को मुझसे नहीं छीन सकता। और हम देखते हैं कि ली उस पर्सन को गोली मार देता है और हम देखते हैं कि जब ली इस पर्सन को किल कर देता है तो हमें इस स्नाइपर को दिखाया जाता है जो कि ली के ऊपर ही नजर रख रहा होता है और वो काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है आखिर इस पर्सन ने अचानक से इसे शूट क्यों कर दिया। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि ली बहुत ही गुस्से में उस पर्सन की तरफ देखता है। ली ने उस पर्सन की लोकेशन का पता लगा लिया होता है और सोच रहा होता है जैसे ही मैंने इस पर्सन को किल किया इस पर्सन ने गलती से अपने माना को रिलीज कर दिया, जिसकी वजह
से मुझे इसकी लोकेशन का पता चल चुका है। और हम देखते हैं कि ली ने एक बार फिर से अपने लाइटनिंग पावर को एक्टिवेट कर दिया होता है और वो आसमान की तरफ अपने हाथ को करते हुए एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक रेडी कर रहा होता है, जिसे देखकर वो पर्सन भी काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है आखिर ये पर्सन क्या कर रहा है, कहीं ये मेरे ऊपर तो अटैक नहीं करने वाला। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि ली की लाइटनिंग पावर अचानक से काफी ज्यादा कम हो गई होती है, जिसे देखकर वो स्नाइपर सोच रहा होता है आखिर हुआ क्या है कि इस पर्सन का मैजिक काम नहीं कर रहा। लेकिन इसी वक्त वो पर्सन देखता है कि उसके ऊपर आसमान अचानक से काफी ज्यादा खराब हो गया होता है और काफी ज्यादा बिजली कड़क रही होती है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। और हम देखते हैं कि इसी वक्त ली अपनी एक स्किल थंडर कॉलिंग को एक्टिवेट करता है और इसी वक्त उस बिल्डिंग के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल लाइटनिंग आकर गिरती है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। और इस धमाके को देखकर ली भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है मुझे लगा नहीं था मेरी लाइटिंग इतनी ज्यादा पावरफुल है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ली भी उस बिल्डिंग पर ही आ गया होता है, लेकिन उसे काफी ज्यादा सांस चढ़ गई होती, जिसके बाद ली वहाँ पर उसी पर्सन को तलाश कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पर वो स्नाइपर नहीं होता और ली सोच रहा होता है शायद वो स्नाइपर मेरे अटैक से पहले ही भाग गया। लेकिन यहाँ पर ये जो तबाही हुई है इसे देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई भी पर्सन मुझसे पंगा लेना चाहेगा और लोगों के दिलों में मेरी एक पावरफुल इमेज बन जाएगी और ये मेरे लिए भी काफी ज्यादा अच्छा है। जिसके बाद हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है और इसी वक्त हम देखते हैं कि ली यहाँ पर अपने साथ एक बैग को उठाकर लाया होता है और वो बोलता है मैंने अपना टास्क कंप्लीट कर दिया है। इस बैग के अंदर इवान है। लेकिन हम देखते हैं कि बार के अंदर काफी ज्यादा लोग होते हैं जो कि ली की तरफ देख रहे होते हैं, लेकिन वो सभी इस वक्त नशे में होते हैं। और ये देखकर बारटेंडर उससे बोलता है मुझे लगता है शायद मैं तुम्हें बताना भूल गया, लेकिन हमारे जितने भी बाउंटी हंटर्स हैं वो सभी पिछले दरवाजे से बाहर में आते हैं और मैं चाहता हूँ कि आइंदा से तुम भी पिछले दरवाजा ही यूज करो। जिसके बाद वो बोलता है बैग को लेकर अंदर आ जाओ और हमें एक रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि वो बारटेंडर इवान की लाश को चेक कर रहा होता है और वो बोलता है हाँ मैंने कंफर्म कर लिया है ये इवान ही है। और इसी के साथ बारटेंडर बोल रहा होता है जो रिवॉर्ड की प्राइस है वो मैं तुम्हारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा, तो मुझे अपने बैंक का नंबर दे दो। लेकिन ये सुनकर ली बोलता है मेरे पास कोई भी अकाउंट नहीं है। तो वो बारटेंडर कहता है फिर तो तुम्हें जेनी का ही वेट करना होगा क्योंकि वो अभी बाहर गई हुई है। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि वहाँ पर जेनी आ चुकी होती है और वो बोलती है क्या तुम लोग मेरे बारे में बात कर रहे हो। जिसके बाद जेनी ली से बोलती है तुमने तो अपने टास्क को बहुत ही कम टाइम में कंप्लीट कर दिया, तुम तो सच में काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। जिसके बाद जेनी बोलती है क्योंकि तुम काफी ज्यादा टैलेंटेड हो इसलिए मुझे लगता है कि तुम हमारे साथ इस बाउंटी हंटिंग के काम को कंटिन्यू कर सकते हो। इसके बाद ली बोलता है हाँ मैं भी यही चाहता हूँ और अगर तुम्हारे पास कोई और टास्क मौजूद है तो वो भी तुम मुझे दे सकती हो। तो जेनी बोलती है फिक्र मत करो, तुमने अभी एक टास्क को कंप्लीट किया है, पहले जाकर कुछ रेस्ट कर लो और तुम जब भी चाहो तो वापस आकर अपने लिए न्यू टास्क ले सकते हो। तो ये सुनकर ली भी इसके लिए मान जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वो बारटेंडर जेनी को आवाज देता है और वो बोलता है हे जेनी क्या तुमने ये वीडियो देखी। तो जेनी पूछती है क्यों क्या हुआ। तो वो बारटेंडर बताता है जैसे तुमने बोला था हमने इसके ऊपर नजर रखी और इस पर्सन के मिशन की कंप्लीट वीडियो हमारे पास मौजूद है। और हम देखते हैं कि जेनी ली की वीडियो देख रही होती है जहाँ पर वो देखती है कि ली ने एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल लाइटनिंग अटैक किया होता है और ली की इस पावर को देखकर जेनी भी काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और वो बोलती है वाओ ये लड़का तो सच में काफी ज्यादा पावरफुल है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि ली बालाकान सिटी की एक काफी बड़ी लाइब्रेरी में आया होता है और ली सोच रहा होता है मैं भले कितना भी टैलेंटेड क्यों नहीं हूँ, लेकिन मुझे अपने मैजिक को और भी अच्छे से यूज करने के लिए नॉलेज की भी जरूरत होगी जिसके जरिए मैं अपनी पावर को और भी बढ़ा पाऊंगा। और हम देखते हैं कि ली उस लाइब्रेरी के अंदर आ जाता है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि ली एक बेंच के ऊपर बैठकर काफी ज्यादा बुक्स रीड कर रहा होता है जो कि माना के बारे में होती है। और ली हमें बता रहा होता है यहाँ पर जो मैजिशियंस होते हैं उनके टोटल 8 लेवल्स होते हैं और वो मैजिशियन जिसका लेवल 8 होता है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। लेकिन दोस्तों ली का लेवल क्या है ये हमें यहाँ पर नहीं बताया गया। और इसी के साथ हम देखते हैं कि ली जो नोट्स को पढ़ रहा होता है उसके ऊपर एक स्पेशल पैटर्न लिखा हुआ होता है जिसके जरिए इंसान बहुत ही आसानी से अपनी माना को इस्तेमाल कर सकता है। और हम देखते हैं कि ली अपनी हथेली के ऊपर अपनी माना को उसी पैटर्न के जरिए यूज करने की कोशिश कर रहा होता है और वो बहुत ही आसानी से इसमें कामयाब हो गया होता है। और ये देखकर ली भी काफी ज्यादा खुश हो गया होता है और वो सोच रहा होता है भले मैं इस जगह से नहीं हूँ और मैं अर्थ से हूँ लेकिन मैं बहुत ही आसानी से अपनी माना को यूज कर पाता हूँ, शायद वो इसलिए क्योंकि मैं काफी ज्यादा टैलेंटेड हूँ। और हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि अब शाम हो गई होती है और सभी लोग यहाँ से चले गए होते हैं, लेकिन अब भी ली यहीं पर बैठा हुआ होता है और वो मैजिक के बारे में ही पढ़ रहा होता है। और ली हमें बता रहा होता है यहाँ पर जितनी भी बुक्स मौजूद हैं इनके अंदर सिर्फ कॉमन मैजिक के बारे में ही बताया गया है और इन बुक्स के अंदर किसी भी एडवांस मैजिक के बारे में बताया नहीं गया। लेकिन जो एडवांस मैजिक होता है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है और उसके जरिए हम बहुत ही आसानी से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल मिटियोर को भी तबाह कर सकते हैं। और इसी से ली सोच रहा होता है जब फर्स्ट टाइम मैंने वाइपर में से उस माना को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब किया था तो मुझे नहीं पता आखिर क्या हुआ था, लेकिन अचानक से मेरी कोई पावर एक्टिवेट हो गई थी और पता नहीं कैसे लेकिन मैंने
उस माना को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लिया था, लेकिन उसके बाद अभी तक मैं इस बारे में समझ नहीं पाया हूँ कि आखिर मैंने उस वक्त अपनी किस तरह की पावर को यूज किया था। और ली काफी ज्यादा परेशान हो रहा होता है और वह सोच रहा होता है शायद यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन होना चाहिए था जो मैजिक को और भी अच्छे से सीखने में मेरी हेल्प कर पाता, लेकिन यहाँ पर तो कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जिसे मैं जानता हूँ। लेकिन इसी वक्त कोई पर्सन ली से बोलता है, मुझे लगता है अब तुम्हें गिव अप कर देना चाहिए, क्योंकि सिर्फ बुक्स रीड करने से कोई पर्सन मैजिशियन नहीं बन जाता। और यह आवाज सुनकर ली उस पर्सन की तरफ देखता है और हम देखते हैं कि ये असलियत में एक ब्यूटीफुल लेडी होती है और वो बोलती है, अगर तुम सच में एक मैजिशियन बनना चाहते हो तो इसके लिए सिर्फ बुक्स रीड करना ही काफी नहीं है, बल्कि तुम्हारे अंदर इसके लिए टैलेंट भी होना चाहिए। तो ली बोलता है, क्या तुम मुझसे बात कर रही हो? तो वो लड़की बोलती है, हाँ मैं तुम्ही से बात कर रही हूँ, और मैं तुम्हें ऐसा इसलिए बोल रही हूँ कि मैं देख कर ही बता सकती हूँ कि तुम बहुत ही ज्यादा बीमार हो, लेकिन शायद तुम मैजिक सीखने के लिए बहुत ही ज्यादा सीरियस हो और घर पर रेस्ट करने की जगह तुम लाइब्रेरी में आकर बुक्स रीड कर रहे हो। इसका और मतलब क्या हो सकता है? या तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें मैजिक सीखने का शौक है, या फिर तुम लोगों को ये साबित करना चाहते हो कि तुम भी एक मैजिशियन बन सकते हो। और मैं ये सब तुम्हें इसीलिए कह रही हूँ ताकि तुम्हें बाद में रिग्रेट ना हो, क्योंकि मैजिक सीखना इतना भी ज्यादा आसान नहीं होता। और ये बोलते हुए वो लड़की वहाँ से जा रही होती है, लेकिन वो चलते हुए ली की तरफ देखती है, लेकिन हम देखते हैं कि हमारे ली तो बिल्कुल खामोश होता है और वो कुछ भी नहीं बोल रहा होता। तो ये देखकर वो लड़की बोलती है, मुझे माफ करना, पता नहीं क्यों बस मेरा दिल किया कि मैं तुम्हें इस बारे में बता दूं, क्योंकि यही इस वर्ल्ड की हकीकत है, क्योंकि जो पर्सन टैलेंटेड होता है वही उन चीजों को हासिल कर सकता है जिनके वो सपने देखता है। लेकिन इसी वक्त ली बोलता है, अगर तुम एक स्टूडेंट हो तो मुझे लगता है गिव अप करने के लिए ये बहुत ही ज्यादा जल्दी है, क्योंकि शायद ये जो एडवाइस तुमने मुझे दी है ये तुम्हारी खुद की लाइफ पर ही बेस्ड है, लेकिन तुम्हें गिव अप करने से पहले शायद एक बार फिर से ट्राई करना चाहिए और इस बार अपना बेस्ट देना चाहिए, शायद तुम लास्ट बार में कामयाब हो जाओ। और ये सुनकर वो लड़की काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और वो बोलती है, क्या? और वो ली को आवाज देती है और वो बोलती है, हे मिस्टर यहीं पर रुको। ये सुनकर ली काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है, लेकिन इसी वक्त वो लड़की ली के पास आती है और उसे एक कार्ड देते हुए बोलती है, मुझे नहीं लगा था तुम मेरी बातों को अपने लिए एक अलग ही एडवाइस समझ लोगे, लेकिन मुझे यहाँ पर मिलने जरूर आना, हो सकता है कि मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकूं। और इसी के साथ वो वहाँ से जाते हुए बोलती है, मैंने जितनी भी बातें बोली उन सभी को भूल जाना और जब भी तुम्हें टाइम मिले मुझे यहाँ पर मिलने जरूर आना, हो सकता है कि मैजिक को सीखने में मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूं। ये सुनकर ली काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और सोच रहा होता है आखिर ये लड़की है कौन और ये ऐसे क्यों बोल के गई कि ये मुझे मैजिक सीखने में हेल्प कर सकती है। लेकिन इसी वक्त जब ली उसके कार्ड को देखता है तो काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और उसे पता चलता है कि इस सिटी की जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है वो लड़की उस यूनिवर्सिटी की एक प्रोफेसर है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ली उस लाइब्रेरी से बाहर आ गया होता है और ली चलते हुए सोच रहा होता है वो लड़की सच में काफी ज्यादा यंग है, वो इतनी यंग एज में एक प्रोफेसर कैसे बन गई, जबकि मैं तो उसे एक स्टूडेंट समझ रहा था। और इसी के साथ ली अपने आप को आईने में देखते हुए सोच रहा होता है आखिर उसने ये क्यों बोला कि मैं काफी ज्यादा बीमार हूँ, लगता है मुझे अपनी हेल्थ का थोड़ा ख्याल रखना होगा। और ली सोच रहा होता है शायद मुझे बाजार चल के अपने लिए कुछ अच्छा खाना खरीदना चाहिए ताकि मैं जल्दी से अपनी हेल्थ को रिकवर कर सकूं। जिसके बाद हमें मार्केट का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि ली यहाँ पर आ गया होता है और वो देखता है कि यहाँ पर काफी ज्यादा लोग होते हैं जो कि काफी ज्यादा सामान खरीद रहे होते हैं और कुछ लोग खाना खा रहे होते हैं। और इसी वक्त ली वहाँ पर एक पर्सन को देखता है जिसके पास काफी ताजी सब्जियां होती हैं और वो सोच रहा होता है शायद मुझे भी अपने लिए ताजा सब्जियां ले लेनी चाहिए। लेकिन उसी वक्त उसे किसी पर्सन की आवाज आती है जो कि बोल रहा होता है, हे आखिर तुम कर क्या रहे हो, हमारे साथ कोऑपरेट करो और अपनी आइडेंटिफिकेशन करवाओ। ये सुनकर ली काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो पीछे देखता है तो हम देखते हैं कि एक पुलिस इंस्पेक्टर एक पर्सन से उसका आइडेंटिफिकेशन कार्ड मांग रहा होता है, लेकिन वो बोलता है मेरे पास वो इस वक्त नहीं है। तो इंस्पेक्टर बोलता है चलो ठीक है अपना हाथ दिखाओ। और इन लोगों को बातें करता हुआ देखकर ली सोच रहा होता है मुझे जल्दी से यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन कार्ड तो मेरे पास भी नहीं है। और हम देखते हैं कि वो चुप करके आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से खिसक रहा होता है, लेकिन उसी वक्त उसे कोई पर्सन आवाज देता है और वो बोलता है आखिर क्या हुआ, इतने छुप कर क्यों भाग रहे हो। तो ली उस पर्सन की तरफ देखता है और हम देखते हैं कि ये असलियत में एक लड़की होती है और वो लड़की बोलती है आखिर क्या हुआ, तुम इतने डरे हुए क्यों हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने कोई क्राइम किया है जिसकी वजह से तुम अपनी आइडेंटिफिकेशन उस इंस्पेक्टर को शो नहीं करना चाहते। और अगर तुमने कोई भी क्राइम नहीं किया है तो तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पुलिस इंस्पेक्टर सिर्फ इस पर्सन के माना पैटर्न को चेक करने वाला है, जिसकी वजह से वो अपनी मशीन से ये चेक कर पाएगा कि इस पर्सन का कोई प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड है या नहीं। और हम देखते हैं कि वो पुलिस इंस्पेक्टर भी उस पर्सन के माना पैटर्न को ही चेक कर रहा होता है। जिसके बाद ली देखता है कि ये लड़की असलियत में यहाँ पर सब्जियां बेच रही होती है। जिसके बाद ली उस लड़की से बोलता है मैं यहाँ से पहले भी सब्जियां लेकर गया हूँ, लेकिन पहले तो यहाँ पर कोई और लेडी थी, लेकिन अब तुम यहाँ पर
पर कैसे आ गई? तो वो लड़की बोलती है वो इसलिए क्योंकि मैं यहाँ की ऑनर हूँ और वो लड़की मेरी एम्प्लॉय है और सब्जियाँ उगाना मेरी हॉबी है, लेकिन ये सब्जियाँ खराब ना हो जाए इसलिए मैंने एक एम्प्लॉय रखा हुआ है। ये सुनकर ली बोलता है क्या इसका मतलब ये है कि तुम काफी ज्यादा रिच हो? तो वो लड़की बोलती है ऑफ कोर्स मैं काफी ज्यादा रिच हूँ। तो ये सुनकर ली सोच रहा होता है पता नहीं ये लड़की झूठ बोल रही है या सच, लेकिन जिस तरीके से ये बात कर रही है लगता नहीं है कि ये झूठ बोल रही है। जिसके बाद वो लड़की बोलती है अब देख क्या रहे हो, तुम्हें सब्जियां लेनी है या नहीं? तो ली बोलता है अच्छा ठीक है मुझे कुछ सब्जियां दे दो। तो वो लड़की बोलती है तुम्हें ये सब्जियां खानी चाहिए क्योंकि ये बीमार पर्सन के लिए काफी ज्यादा अच्छी होती हैं। तो ये सुनकर ली सोच रहा होता है क्या इसे भी पता चल गया क्या कि मैं बीमार हूँ? और ली बोलता है ठीक है तुम इसे पैक करके मुझे दे दो। और हम देखते हैं कि वो लड़की ली की बताई हुई सब्जियों को पैक कर रही होती है, लेकिन इसी के साथ वो बोलती है तुम्हारा माना पैटर्न काफी ज्यादा यूनिक है। ये सुनकर ली बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो बोलता है क्या? और हम देखते हैं कि ली को उस लड़की का एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल प्रेशर महसूस हो रहा होता है। और इसी के साथ वो लड़की बोलती है आखिर तुम जैसा मैजिशियन यहाँ पर क्या कर रहा है? मैंने तुम्हें सिटी के अंदर पहली बार देखा है, क्या तुम यहाँ पर नए आए हो? और हम देखते हैं कि ली जो कि काफी ज्यादा घबरा गया होता है वो बोलता है मैम आखिर आप बोल क्या रही हो, मैं आपकी बातें समझ नहीं पा रहा। और इसी के साथ ली सोच रहा होता है आखिर ये लड़की है कौन? मैंने इसके माना को महसूस किया है और ये कोई नॉर्मल पर्सन तो नहीं है बल्कि ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और इसे तो ये भी पता चल चुका है कि मैं कोई नॉर्मल पर्सन नहीं हूँ बल्कि मैं भी एक मैजिशियन हूँ। और वो ली से बोलती है अब क्या सोच रहे हो, चलो जल्दी करो अपनी सब्जियों को लो और मुझे मेरे पैसे दे दो। ये सुनकर ली उस सब्जी के पैसे दे देता है और वो जल्दी से वहाँ से निकल गया होता है। लेकिन इसी के साथ चलते हुए वो दोबारा से उस लड़की की तरफ देख रहा होता है और वो सोच रहा होता है इस लड़की ने पहली बार में ये पता कर लिया कि मैं एक मैजिशियन हूँ और इसे ये भी पता चल चुका है कि मेरा माना काफी ज्यादा यूनिक है। लेकिन आखिर इस लड़की ने मेरे माना पैटर्न को कैसे देखा है? चाहे कुछ भी हो लेकिन मैं दोबारा इस मार्केट में नहीं आऊंगा, भले ही मुझे किसी दूर मार्केट में क्यों न जाना पड़े। और इसी साथ ली सोच रहा होता है मुझे जल्द से जल्द अपने आप को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना होगा क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुझसे बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं। और इसी साथ ली वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हमें ली के होटल का सीन दिखाया जाता है और हमें ली के कमरे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ली अब भी बहुत ही ज्यादा मैजिक की बुक्स को रीड कर रहा होता है और वो हमें बता रहा होता है मार्केट से वापस आने के बाद उस दिन से लेकर अभी तक मैं बहुत ही ज्यादा बुक्स को रीड कर चुका हूँ और मैंने बहुत ही ज्यादा कॉमन मैजिक्स के बारे में रीड किया है, लेकिन फिर भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें मैं बुक्स के अंदर तलाश नहीं कर पा रहा हूँ। और इसी के साथ मैंने अपने लिए कुछ मेडिसिन भी खरीदी हैं जिनके जरिए मेरी बॉडी अब थोड़ी सी रिकवर हो रही है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरी बॉडी में कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं हो रहे हैं। जिसके बाद हमें जैनी के बार का सीन दिखाया जाता है। अरे हम जैनी को देखते हैं जो कि बोल रही होती है क्या तुम्हें एक आइडेंटिटी चाहिए? ये सुनकर ली बोलता है हाँ मेरे पास कोई भी आइडेंटिटी नहीं है और मुझे लगता है कि तुम ही इसमें मेरी हेल्प कर सकती हो। ये सुनकर जैनी बोलती है हाँ मैं कर तो सकती हूँ, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है किसी पर्सन से नकली आइडेंटिटी बनवाना ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। तो ली पूछता है आखिर ये कितना एक्सपेंसिव है? तो जैनी उसे बताती है अगर तुम एक नकली आइडेंटिटी बनवाना चाहते हो तो तुम्हें इसके लिए 20 मिलियन सेल्स चाहिए होंगे। ये सुनकर ली बोलता है ये तो सच में काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है और मेरे पास तो इतने है भी नहीं। तो जैनी बोलती है फिक्र मत करो हमारे पास एक टास्क मौजूद है जिसका रिवॉर्ड काफी ज्यादा हाई है, अगर तुम उसे कंप्लीट करते हो तो तुम बहुत ही आसानी से अपने लिए एक न्यू आइडेंटिटी बनवा सकते हो। तो ये सुनकर ली बोलता है ठीक है मुझे मंजूर है, लेकिन आखिर वो टास्क है क्या? जिसके बाद हम देखते हैं कि जैनी अपने लैपटॉप के ऊपर ली के लिए कोई ऐसी टास्क तलाश कर रही होती है जिसके जरिए उसे 20 मिलियन या उससे ज्यादा की बाउंटी मिल सके। और इसी के साथ जैनी बोलती है ली मुझे एक टास्क मिल चुकी है जिसके जरिए तुम सिर्फ 20 मिलियन ही नहीं बल्कि इससे काफी ज्यादा बाउंटी हासिल कर सकते हो। तो ली बोलता है ठीक है तुम मुझे इसके बारे में डिटेल्स में बताओ। और हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि ली और जैनी दोनों ही एक रूम के अंदर बैठे हुए होते हैं। और दोस्तों यहाँ पर जैनी और ली काफी ज्यादा लंबी बात करने वाले हैं जो कि हमारे बिल्कुल भी काम की नहीं है, इसलिए मैं इसे आपको शॉर्ट में ही बता दूंगा। तो दोस्तों ये टास्क इन्हें एक कंपनी की तरफ से दी गई है जिसका नाम वेरिट है और वो एक कंपनी को डिस्ट्रॉय करवाना चाहती हैं क्योंकि वो कंपनी काफी ज्यादा तरक्की कर रही है और उस कंपनी के अंदर कुछ खास किस्म के केमिकल्स बनाए जाते हैं जो कि आजकल काफी ज्यादा इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और उनका सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि उनके जरिए तुम एक बिल्कुल डेड स्किन को भी दोबारा से रीजनरेट कर सकते हो। तो ये सुनकर ली बोलता है तो जैनी तुम्हें नहीं लगता कि हमें इस कंपनी को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए? तो जैनी बोलती है ये तुम्हारे ऊपर है, तुम उनके लिए काम करते हो या नहीं, लेकिन अगर हमने इस टास्क को कंप्लीट नहीं किया तो वो लोग इस टास्क को किसी और पर्सन से कंप्लीट करवा लेंगे। और इसी के साथ जैनी ली को बताती है और हाँ तुम फिक्र मत करो इस कंपनी को डिस्ट्रॉय करने पर तुम्हें 50 मिलियन सेल्स दिए जाएंगे जो कि बहुत ही ज्यादा है। जिसका ली बोलता है अच्छा ठीक है मैं इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए रेडी हूँ। तो ये सुनकर जैनी बोलती है ये हुई ना बात, और हाँ मैं तुम्हें बताना तो भूल ही गई इस मिशन में तुम्हारा एक पार्टनर भी है। तो ये सुनकर ली बोलता है जैनी तुमने इस बारे में तो पहले मेंशन किया ही नहीं था। देखो मैंने तुम्हें नहीं बताया लेकिन मुझे दूसरे लोगों के साथ काम करना पसंद नहीं है और मुझे
अकेले काम करना ही पसंद है। लेकिन इस वक्त हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ही तेजी के साथ कोई पर्सन आ गया होता है जो कि वहाँ पर एक काफी ज्यादा धमाकेदार एंट्री मारता है, जिसे देखकर ली बहुत ही ज्यादा शॉक होते हुए बोलता है, क्या डेडपूल? और ये सुनकर वो पर्सन बोलता है, क्या? कौन सा वाला पूल? जिसके बाद हम देखते हैं कि जेनी उस पर्सन के बारे में ली को बताती है, ये डेडपूल नहीं है, मुझे लगता है तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, इसका नाम डैनियल है और ये एक मशीनरी है और इसने अभी तक काफी ज्यादा टास्क को कंप्लीट किया है। लेकिन इसी के साथ जेनी डैनियल की बुराई करते हुए बोलती है, ये भले ही एक मशीनरी है लेकिन फिर भी इसे कोई काम नहीं देता और ये हमेशा ही मुझसे काम मांगता रहता है। और ये सुनकर डैनियल बोलता है, हे जेनी, ये क्या कर रही हो? ये मेरा पार्टनर बनने वाला है और तुम इसके सामने ही मेरी बेइज्जती कर रही हो। तो ये सुनकर जेनी बोलती है, मैं तो सिर्फ सच बता रही हूँ। जिसके बाद हम देखते कि ली और डैनियल दोनों ही आपस में हाथ मिलाते हैं और डैनियल बोल रहा होता है, दोस्त मैंने तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुना है और मुझे लगता है कि हम इस मिशन को काफी आसानी से कंप्लीट कर लेंगे। जिसके बाद ली जेनी से बोल रहा होता है, जेनी, अगर आइंदा से किसी भी टास्क में हमें अपने पार्टनर्स के साथ काम करना हो तो ये बात तुम मुझे एडवांस में ही बता देना। तो ये सुनकर जेनी बोलती है, अच्छा ठीक है, मैं ये तुम्हें एडवांस में ही बता दूंगी। लेकिन इसी के साथ डैनियल बोल रहा होता है, अरे ली, फिक्र मत करो, मैं काफी अच्छा फाइटर हूँ, ये मिशन तुम अकेला ही कंप्लीट कर लेता, लेकिन मैं तो जेनी के कहने पर ही तुम्हारे लिए रुका हुआ था। और ये सुनकर जेनी को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो अपने गुस्से को शांत कर लेती है। जिसके बाद डैनियल पूछता है, हे जेनी, हमें इस मिशन को कंप्लीट करने पर 50 मिलियन मिलने वाले हैं, लेकिन इसमें से तुम अपना कितना शेयर रखने वाली हो? तो ये सुनकर जेनी बोलती है, इसमें से मैं अपना कोई भी शेयर नहीं रखूंगी क्योंकि मैंने ली को पहले से ही इस बारे में नहीं बताया था कि वो एक पार्टनर के साथ काम करने वाला है, तो मुझे लगता है कि इस मिस्टेक के बदले में मैं कोई भी प्राइज नहीं लूंगी। और ये सुनकर डैनियल जेनी को काफी ज्यादा चिढ़ा रहा होता है और वो बोलता है, क्या? आखिर ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम तो पैसे के पीछे पागल हो ना? आखिर तुम इतनी कूल कब से बन गई, या फिर तुम ली के सामने ही ये सब दिखावा कर रही हो? और हम देखते हैं ये सुनकर जेनी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो डैनियल को काफी ज्यादा पीटना स्टार्ट कर देती है और हम देखते हैं कि उसने डैनियल की बुरी हालत कर दी होती है। और इसी के साथ जेनी बोलती है, ली, तुम इसकी बातों पर ध्यान मत देना, ये तो हमेशा ही बकवास करता रहता है। और दोस्तों, अगला एपिसोड बहुत ही ज्यादा मजे का होने वाला है और आप लोग अभी तक यही सोच रहे होंगे कि आखिर हमारी हीरोइन कौन सी है। तो मैं बता दूं, हमारी हीरोइन वो है जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। और अगले एपिसोड में हमारी हीरोइन की एक बहुत ही ज्यादा धमाकेदार एंट्री होने वाली है, जिसे देखकर ली भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाएगा। तो यहीं पर हमारी ये एपिसोड खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। थैंक यू।